स्वागत है आपका जस्ट लिसन सीरीज के एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस सीरीज को आपको देखना नहीं बल्कि सुनना है। और आज का टॉपिक है शीत युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, इस वीडियो का फ्री नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिबेट के इस नए विमर्श में आपका स्वागत है। बिल्कुल, द डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर पर चर्चा कर रहे हैं जिसने हमारी आज की दुनिया का पूरा नक्शा तैयार किया है। और इस चर्चा के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाएं। जरा कल्पना कीजिए कि दो लोग एक छोटे से बिना खिड़की वाले कमरे में बंद हैं। पूरे फर्श पर बारूद बिखरा हुआ है। खतरनाक स्थिति है। बहुत खतरनाक। और दोनों के हाथों में एक जलती हुई माचिस है। अब कोई भी मरना नहीं चाहता है ना, लेकिन कोई भी अपनी माचिस बुझाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि अंधेरा होते ही दूसरा उस पर हमला कर देगा। एकदम सही। और 1945 से लेकर 1991 तक हमारी पूरी दुनिया की असलियत बिल्कुल यही थी। द्वितीय विश्व युद्ध की राख से दो महाशक्तियां उभरी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और अगले 45 सालों तक दुनिया ने एक ऐसा तनाव देखा जिसे हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहते हैं। हाँ, और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य सवाल है, जो सेंट्रल क्वेश्चन है, वो बहुत ही दिलचस्प है। क्या ये शीत युद्ध मुख्य रूप से दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का टकराव था? मतलब एक तरफ अमेरिका का पूंजीवाद और लोकतंत्र, और दूसरी तरफ सोवियत संघ का कम्युनिज्म या मार्क्सवाद लेनिनवाद। जी, या फिर क्या ये सब केवल एक दिखावा था? क्या विचारधारा सिर्फ एक पर्दा थी और असल में ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं और दुनिया पर दबदबा कायम रखने का वही पुराना भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल खेल था? देखिए, इस डिबेट में मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि ये मूल रूप से एक वैचारिक और प्रणालीगत लड़ाई थी। मतलब ये दोनों देश सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं मांग रहे थे, वे इंसानियत के भविष्य का मॉडल तय करना चाहते थे। और मैं इस पूरे दौर को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा मानना है कि विचारधारा, चाहे वो लोकतंत्र हो या कम्युनिज्म, वो सिर्फ एक मुखौटा थी, एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना। अच्छा। हाँ, अगर आप स्रोत सामग्री की गहराई में जाकर उनके फैसलों, उनके गठबंधनों और उनके युद्धों के असली कारणों को देखेंगे ना, तो पाएंगे कि ये राष्ट्र सुरक्षा, शक्ति संतुलन और संसाधनों पर नियंत्रण का एक विशुद्ध भू राजनीतिक संघर्ष था। ये कोई नई बात नहीं थी, बस इस बार खिलाड़ियों के पास परमाणु हथियार थे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम अमेरिका और सोवियत संघ को देखते हैं तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसे सिर्फ एक पारंपरिक जमीन या ताकत की लड़ाई कैसे कह सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। एक सेकंड, बस मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दोनों देशों के बीच का जो अंतर था वो मानव समाज को चलाने के दो बिल्कुल विपरीत तरीकों का अंतर था। अमेरिका का पूरा ढांचा इस विचार पर खड़ा था कि इंसान को आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, आर्थिक आज़ादी, अपना बिजनेस करने की, अपनी संपत्ति बनाने की और सबसे महत्वपूर्ण अपनी सरकार चुनने की आज़ादी। इसके ठीक उलट सोवियत संघ का मॉडल था, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कोई बहुदलीय चुनाव नहीं। स्रोत सामग्री में 1947 के ट्रूमन सिद्धांत का जिक्र आता है। हैरी ट्रूमन का भाषण। बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रूमन ने साफ शब्दों में कहा था कि दुनिया अब दो जीवन जीने के तरीकों के बीच बंट गई है और अमेरिका हर उस आज़ाद इंसान की मदद करेगा जो इस तानाशाही व्यवस्था का विरोध कर रहा है। ये बात सिर्फ सीमाओं की नहीं थी। अमेरिका को गहराई से लग रहा था कि कम्युनिज्म एक ऐसी वैचारिक बीमारी है जो पूरी दुनिया की आज़ादी को निगल जाएगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और कागज पर यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अमेरिका आज़ादी को बचाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन हमें एक कदम पीछे हटकर सोवियत संघ के नजरिए से दुनिया को देखना होगा। चलिए देखते हैं। आप कम्युनिज्म के विस्तारवाद की बात कर रही हैं, लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ की मानसिक और जमीनी हालत क्या थी? उनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, ये तो हम सभी जानते हैं। उनका बहुत नुकसान हुआ था। सिर्फ इकोनॉमी नहीं, उन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा नागरिक खोए थे। 2 करोड़? हाँ, वो आंकड़ा बहुत डरावना है। इसका मतलब है कि सोवियत संघ में लगभग हर परिवार की डाइनिंग टेबल पर एक खाली कुर्सी थी। जर्मनी ने जिस तरह से उन पर हमला किया था वो कोई वैचारिक हमला नहीं था, वो एक क्रूर जमीनी सैन्य आक्रमण था।
तो जब युद्ध खत्म हुआ तो स्टालिन ने पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना कब्जा क्यों जमाया? क्या वो वहां मार्क्स की किताबें बांटना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। वे अपनी पश्चिमी सीमा पर एक बफर जोन या एक सुरक्षा कवच बना रहे थे। बफर जोन मतलब आप पोलैंड और पूर्वी जर्मनी पर कब्जे को जायज ठहरा रहे हैं? मैं जायज नहीं ठहरा रहा हूं, मैं उनके भू राजनीतिक लॉजिक को समझा रहा हूं। पूर्वी यूरोप का भूगोल देखिए, वहां एक बहुत बड़ा सपाट मैदान है जहां से रूस पर हमला करना बहुत आसान होता है। स्टालिन बस एक ऐसी भौगोलिक दूरी तय कर रहे थे ताकि भविष्य में अगर यूरोप से कोई भी देश उन पर दोबारा हमला करे तो युद्ध मॉस्को की सड़कों पर नहीं बल्कि पोलैंड या पूर्वी जर्मनी की जमीन पर लड़ा जाए। लेकिन जिस देश ने अपने 2 करोड़ लोग खोए हों वो अपनी सीमाओं पर किसी भी तरह का खतरा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये विचारधारा नहीं थी, ये राष्ट्र के जिंदा रहने की एक गहरी और विशुद्ध भू राजनीतिक जरूरत थी। मैं ये मान सकती हूँ कि सुरक्षा उनका एक प्राथमिक दौर था। कोई भी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहेगा। लेकिन अगर पूर्वी यूरोप सिर्फ एक सुरक्षा कवच था तो वहां से लोगों को बाहर निकलने की आज़ादी क्यों छीन ली गई? मतलब विंस्टन चर्चिल ने 1946 में कहा था कि यूरोप के बीचों बीच एक आयरन कर्टन या लोहे का पर्दा गिर गया है। अगर आपको सिर्फ एक मिलिट्री बफर चाहिए तो आप लोगों के विचार, किताबें, रेडियो सिग्नल और उनके यात्रा करने पर पाबंदी क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो शीत युद्ध का दौर था। एक मिनट, सोवियत संघ ने अपनी सीमाओं को एक वैचारिक जेल में बदल दिया था क्योंकि वे जानते थे कि अगर उनके लोगों ने पश्चिमी देशों की आज़ादी और आर्थिक तरक्की देख ली तो उनका कम्युनिस्ट मॉडल ढह जाएगा। और इसी कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने 1948 में मार्शल प्लान शुरू किया। मार्शल प्लान? हाँ, अमेरिका ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए $13 बिलियन दिए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जहां गरीबी और भूखमरी होती है वहां कम्युनिज्म बहुत तेजी से फैलता है। अमेरिका ने डॉलर और आर्थिक तरक्की का इस्तेमाल कम्युनिज्म की विचारधारा को हराने के लिए किया। उन्होंने भूख से लड़कर एक वैचारिक युद्ध लड़ा। मुझे रोकना पड़ेगा आपको यहाँ। देखिए, आप मार्शल प्लान को एक बहुत ही पवित्र वैचारिक कदम के रूप में पेश कर रही हैं, जैसे अमेरिका यूरोप का तारणहार था। तारणहार नहीं, लेकिन उन्होंने मदद तो की। लेकिन जरा मार्शल प्लान के पीछे की इकोनॉमिक्स और कूटनीति को समझिए। क्या यह सच नहीं है कि मार्शल प्लान अमेरिका का अपना आर्थिक वर्चस्व स्थापित करने का एक तरीका था? आप इसे डॉलर साम्राज्यवाद कह रहे हैं, जैसे सोवियत प्रोपेगेंडा में कहा जाता था। बिल्कुल, और ये प्रोपेगेंडा नहीं, इकोनॉमिक सच्चाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेस था। उनकी फैक्ट्रियां 24 घंटे माल बना रही थीं। अगर यूरोप गरीब रहता तो अमेरिका अपना सामान किसे बेचता? तो आपका कहना है कि उन्होंने बाजार बनाने के लिए पैसे दिए? एकदम सही। मार्शल प्लान के जरिए अमेरिका ने न सिर्फ यूरोप को एक ऐसा बाजार बनाया जो अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर था, बल्कि उसने यूरोप को राजनीतिक रूप से भी अपना कर्जदार बना लिया। सोवियत संघ इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि अमेरिका पैसों के दम पर यूरोप को खरीदकर उनके खिलाफ खड़ा कर रहा है। और इसी भू राजनीतिक घेराबंदी को तोड़ने के लिए सोवियत संघ ने 1949 में काम कौन बनाया ताकि वे अपने प्रभाव वाले देशों को पश्चिमी आर्थिक नियंत्रण से बचा सके। और जहां तक आयरन कर्टन की बात है, हाँ, उसने लोगों को रोका, लेकिन कूटनीतिक रूप से वो एक बहुत स्पष्ट रेड लाइन थी। ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि यहां से हमारा इलाका शुरू होता है और तुम इसके अंदर दखल नहीं दोगे। लेकिन फिर हम बर्लिन की दीवार का क्या करेंगे? 1961 में रातों रात एक शहर के बीच से कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई, परिवारों को बांट दिया गया। वो एक दुखद घटना थी। हाँ, दुखद। वो वैचारिक विफलता का सबसे बड़ा भौतिक सबूत थी। आप इसे प्रभाव क्षेत्र की रेड लाइन कह सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा सफल सिस्टम नहीं है जिसे अपने ही नागरिकों को अंदर रोकने के लिए स्नाइपर टावर और मशीन गन लगानी पड़े। लोग साम्यवाद से भागकर पूंजीवाद की तरफ जा रहे थे। देखिए, लेकिन चलिए, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए भू राजनीति मान भी लें तो इन गुटों ने जो संस्थागत रूप लिया उसका क्या? 1949 में नाटो बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और ये अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक देशों का एक स्वैच्छिक गठबंधन था। इसके जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में वारसा संधि बनाई। लेकिन मजेदार बात यह है कि वारसा संधि का इस्तेमाल कभी नाटो से लड़ने के लिए नहीं हुआ। आप हंगरी की बात करने वाली हैं? बिल्कुल। इसका इस्तेमाल सोवियत संघ ने 1956 में हंगरी और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में अपने ही सदस्य देशों के लोकतांत्रिक विद्रोह को कुचलने के लिए किया।
ब्रेशनेव सिद्धांत ये साफ कहता था कि कोई भी देश एक बार कम्युनिस्ट हो गया तो वो पीछे नहीं हट सकता। ये पूरी तरह से एक विचारधारा को डंडे के जोर पर थोपने का प्रयास था। आपने नाटो और वार्सा संधि का जिक्र किया, लेकिन आपने इन दोनों के बनने के समय पर मतलब टाइमलाइन पर शायद ध्यान नहीं दिया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी पलट देती है। कैसे? नाटो 1949 में बना था, है ना? जी। अब सोचिए, अगर सोवियत संघ का मकसद पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलाना था और वे इतने ही आक्रामक थे, तो उन्होंने तुरंत अपनी मिलिट्री अलायंस क्यों नहीं बनाई? उन्होंने वार्सा संधि 1955 तक क्यों नहीं बनाई? 6 साल का अंतर क्यों? क्योंकि उन्हें लगा होगा कि नाटो एक सीधा वैचारिक खतरा है और उन्हें तैयार होने में समय लगा। नहीं, 1955 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सोवियत संघ को अंदर तक डरा दिया। 1955 में पश्चिम जर्मनी को नाटो में शामिल कर लिया गया और उसे दोबारा अपनी सेना बनाने की इजाजत दे दी गई। अच्छा, रीआर्मामेंट। हाँ, अब आप सोवियत नजरिए से सोचिए। जिस जर्मनी ने अभी 10 साल पहले 2 करोड़ सोवियत नागरिकों को मारा था, वो जर्मनी अब अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर फिर से हथियार उठा रहा था और वो सीधे सोवियत बफर जोन की सीमा पर खड़ा था। ये सोवियत संघ के लिए सबसे बड़ा भू राजनीतिक दुस्वप्न था। तो आप कह रहे हैं कि वार्सा संधि सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी? 100%। वार्सा संधि कोई वैचारिक प्रोजेक्ट नहीं था। ये एक सीधी साधी कूटनीतिक और सैन्य प्रतिक्रिया थी पश्चिम जर्मनी के सैन्यकरण के खिलाफ। इसे इस तरह सोचिए, अगर आपके पड़ोस का सबसे बड़ा गुंडा उन लोगों को हथियार बांटने लगे जिन्होंने कल आपके परिवार पर हमला किया था, तो आप भी अपने दोस्तों को इकट्ठा करके अपने घर के बाहर खड़े कर लेंगे? इसमें विचारधारा कहाँ है? ये तो विशुद्ध आत्मरक्षा और शक्ति संतुलन है। मैं मानती हूं कि जर्मनी का फिर से सैन्यीकरण उनके लिए एक बड़ा डर रहा होगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये सिर्फ यूरोप में एक शक्ति संतुलन का खेल था, तो फिर ये लड़ाई पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष तक क्यों पहुंच गई? अंतरिक्ष मतलब स्पेस रेस? हाँ, स्पेस रेस। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चांद पर पहुंचने की होड़ सिर्फ भू राजनीति थी? ये तो शुद्ध रूप से प्रतिष्ठा और विचारधारा की श्रेष्ठता साबित करने की लड़ाई थी। जब 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च किया, तो अमेरिका के आत्मविश्वास को गहरी चोट लगी। उन्हें लगा कि वे विज्ञान में पीछे छूट गए। बिल्कुल। उन्हें लगा कि शायद सोवियत सिस्टम विज्ञान और इनोवेशन में पूंजीवाद से बेहतर काम कर रहा है। इसी वैचारिक डर के जवाब में जॉन एफ कैनेडी ने चांद पर जाने का लक्ष्य रखा और अंततः 1969 में अपोलो 11 ने सफलता पाई। अंतरिक्ष की होड़ ये दिखाने का एक तरीका था कि कौन सा सिस्टम इंसानियत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये वैचारिक श्रेष्ठता का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। मुझे लगता है कि आप स्पेस रेस को बहुत ही रोमानी या आइडियलिस्टिक चश्मे से देख रही हैं। रोमानी? इसमें रोमानी क्या है? देखिए, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के पीछे कोई इंसानियत की ऊंचाई या वैचारिक श्रेष्ठता साबित करने का मासूम इरादा नहीं था। स्पेस रेस असल में आर्म्स रेस यानी हथियारों की होड़ का ही एक छद्म रूप थी। मैं आपको इसके पीछे की तकनीक और डर समझाता हूँ। आप बात कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBMs की। एकदम सही पकड़ा आपने। स्पुतनिक एक बहुत छोटा सा बीप बीप करने वाला उपग्रह था। उसमें कोई हथियार नहीं था, लेकिन वो उपग्रह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण था वो रॉकेट जो उसे अंतरिक्ष तक ले गया। R7 रॉकेट। हाँ, अमेरिका में इसलिए हड़कंप नहीं मचा था कि सोवियत संघ विज्ञान में आगे निकल गया है। वे इसलिए डरे हुए थे क्योंकि अगर कोई रॉकेट मॉस्को से उड़कर अंतरिक्ष में जा सकता है, तो वही रॉकेट अंतरिक्ष से नीचे गिरकर सिर्फ 30 मिनट में वॉशिंगटन DC पर परमाणु बम भी गिरा सकता है। अचानक से अटलांटिक महासागर, जो अमेरिका को सदियों से एक प्राकृतिक सुरक्षा देता था, वो बेकार हो गया। यह एक बहुत ही डरावना विचार है ना? ये कोई वैचारिक हार का डर नहीं था, ये रातों रात राख में बदल जाने का भू राजनीतिक डर था। और इसी ने मैड यानी MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को जन्म दिया। जो बारूद के कमरे वाली बात आपने शुरू में कही थी, वो यही है, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश। जी। जब सोवियत संघ ने त्सार बॉम्बा का परीक्षण किया, जो हिरोशिमा के बम से 3000 गुना ज्यादा ताकतवर था, तो वो किसी को कम्युनिज्म पढ़ाने के लिए नहीं था। वो ये बताने के लिए था कि अगर तुमने हम पर हमला किया, तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट में दोनों देश युद्ध के कगार पर आ गए थे। वो 13 दिन का संकट। हाँ, वहां से उन्हें किसी विचारधारा ने पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि दोनों को पता था कि अगर एक ने भी ट्रिगर दबाया तो दोनों खत्म हो जाएंगे। ये डर का विशुद्ध भू राजनीतिक संतुलन था।
आपकी आईसीबीएम और एमएडी वाली बात बहुत मजबूत है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि परमाणु हथियारों ने इस पूरी लड़ाई के तरीके को बदल दिया था। चूंकि वे सीधे एक दूसरे से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने दुनिया भर में प्रॉक्सी युद्ध लड़े। बिल्कुल, छद्म युद्ध। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि ये प्रॉक्सी युद्ध भी तो विचारधारा से ही प्रेरित थे। डोमिनो थ्योरी को ही ले लीजिए। अमेरिका के नीति निर्माताओं को पूरी तरह से यकीन था कि कम्युनिज्म एक वायरस की तरह है। लेकिन क्या वे वाकई ऐसा मानते थे, या ये सिर्फ युद्ध को सही ठहराने का एक पीआर स्टंट था? वे वाकई मानते थे। आप इस सिद्धांत को ऐसे समझिए जैसे किसी साइकिल स्टैंड में साइकिलें एक लाइन से खड़ी हैं। अगर आप पहली साइकिल को धक्का देंगे तो वो दूसरी को गिराएगी, दूसरी तीसरी को, और देखते ही देखते पूरी लाइन गिर जाएगी। हाँ, डोमिनो इफेक्ट। अमेरिका को डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट हो गया तो लाओस गिरेगा, फिर कंबोडिया, फिर थाईलैंड और शायद पूरा एशिया। 1950 में कोरियाई युद्ध और उसके बाद वियतनाम के जंगलों में अमेरिका ने अपने 58,000 सैनिक क्यों खोए? वियतनाम में अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा तेल का कुआं या सोने की खदानें नहीं थीं जो उनके भू राजनीतिक सर्वाइवल के लिए जरूरी हों। वे वहां सिर्फ और सिर्फ एक विचार को फैलने से रोकने के लिए गए थे। ये उनका विशुद्ध वैचारिक डर था कि अगर आजाद दुनिया कम होती गई तो एक दिन अमेरिका बिल्कुल अकेला रह जाएगा। मुझे डोमिनो इस थियरी के वियतनाम वाले उदाहरण से कोई दिक्कत नहीं है, वो लॉजिक वहां लागू होता है। लेकिन अगर आप शीत युद्ध के दौरान लड़े गए बाकी प्रॉक्सी युद्धों का नक्शा देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जैसे कि आप जरा मध्य पूर्व की तरफ देखिए। 1953 में अमेरिका ने ईरान में CIA के जरिए एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का तख्तापलट करवा दिया। क्यों? क्योंकि वे ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर रहे थे। वहां अमेरिका ने कम्युनिज्म रोकने के लिए नहीं, बल्कि पश्चिमी तेल कंपनियों के मुनाफे और भू राजनीतिक नियंत्रण के लिए काम किया। ईरान का मामला थोड़ा जटिल था, लेकिन हाँ, और 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप देखिए। क्या सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान के कठोर पहाड़ों में मार्क्सवाद का प्रचार करने गई थी? बिल्कुल नहीं। ये रूस की सदियों पुरानी साम्राज्यवादी रणनीति का हिस्सा था। गर्म पानी के बंदरगाहों तक पहुंचना और मध्य पूर्व के संसाधनों के करीब आना। तो आप कह रहे हैं कि ये छोटे देश सिर्फ मोहरे थे? 100%। प्रॉक्सी युद्धों को आप एक कसीनो की तरह सोचिए। अमेरिका और सोवियत संघ उस कसीनो के दो सबसे अमीर जुआरी थे जो खुद का खून नहीं बहाना चाहते थे। इसलिए वे वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान या अंगोला जैसे देशों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे। ये बहुत ही डार्क एनालॉजी है। डार्क है लेकिन सच है। वे इन छोटे देशों को पैसा और हथियार दे रहे थे और खून इन स्थानीय लोगों का बह रहा था। विचारधारा तो बस उन मोहरों को ये विश्वास दिलाने का एक टूल थी कि वे किसी महान उद्देश्य के लिए मर रहे हैं। असली मकसद तो हिंद महासागर से लेकर लैटिन अमेरिका तक अपने मिलिट्री बेस बनाना और अहम व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करना था। आप संसाधनों, तेल कंपनियों और मिलिट्री बेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि इस पूरे शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? आप 1991 की बात कर रही हैं? जी हाँ, 1991 में सोवियत संघ का जो पतन हुआ वो किसी युद्ध के मैदान में नाटो सेनाओं से हारने के कारण नहीं हुआ था, और नहीं ऐसा था कि उनके पास तेल या खनिजों की कोई कमी हो गई थी। वो पूरी तरह से एक वैचारिक और आर्थिक प्रणाली की अंदरूनी विफलता थी। एक सिस्टम के तौर पर कम्युनिज्म अपने ही बोझ तले दबकर ढह गया। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आप इस सिस्टम के ढहने को वैचारिक विफलता कैसे मानती हैं, बजाय इसके कि वो एक खराब आर्थिक मैनेजमेंट था। क्योंकि वो अर्थव्यवस्था उस विचारधारा का ही तो सीधा उत्पाद थी। देखिए, कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होगा, सब कुछ सरकार तय करेगी। हाँ, केंद्रीकृत कमांड इकोनॉमी। बिल्कुल। अब आप सोचिए, मॉस्को में बैठे कुछ नौकरशाह ये तय कर रहे हैं कि साइबेरिया के एक कारखाने में कितने जूते बनेंगे या ब्रेड की कीमत क्या होगी। वहां बाजार की मांग और आपूर्ति यानी सप्लाई और डिमांड का कोई नियम काम नहीं कर रहा था। ये तो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। वहां इनोवेशन के लिए कोई व्यक्तिगत प्रोत्साहन नहीं था। इसके विपरीत अमेरिका की ओपन मार्केट इकोनॉमी में अगर कोई बेहतर तकनीक बनाता है तो वो अमीर बन सकता है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 1/3 आकार की थी, लेकिन फिर भी वे अमेरिका के बराबर हथियार बनाने और अंतरिक्ष में मिसाइलें भेजने की कोशिश कर रहे थे। हथियारों की होड़ ने उनकी कमर तोड़ दी। बिल्कुल, वे अपने रक्षा बजट पर अमेरिका से 3 गुना ज्यादा बोझ डाल रहे थे।
नतीजा क्या हुआ? उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूक्लियर हथियार थे, लेकिन उनके नागरिकों को ब्रेड और दूध के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। ये एक कड़वी सच्चाई थी। और जब मिखाइल गोर्बाचेव ने आकर ग्लासनोस्त यानी खुलापन और पेरेस्त्रोइका यानी पुनर्गठन जैसी नीतियां लागू करके इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साम्यवाद मानव स्वभाव, आज़ादी और नवाचार के अनुकूल नहीं था। इसलिए बर्लिन की दीवार का गिरना केवल एक भौगोलिक घटना नहीं थी, वह एक विचारधारा का आखिरी सांस लेना था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सोवियत आर्थिक मॉडल बुरी तरह से फेल हो गया। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने अनजाने में उस सिस्टम की नींव ही उखाड़ दी। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर शीत युद्ध सिर्फ पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक लड़ाई थी, जैसा कि आप शुरू से तर्क दे रही हैं, जी, तो 1991 में सोवियत संघ के टूटने और कम्युनिज्म के खत्म होने के बाद नाटो को खत्म क्यों नहीं कर दिया गया? क्योंकि सुरक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप अचानक से अपना डिफेंस खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, और यही तो मेरा पॉइंट है। अगर दुश्मन की विचारधारा मर चुकी थी, तो नाटो का अस्तित्व क्यों बना रहा? इतना ही नहीं, नाटो लगातार पूर्व की तरफ यानी रूस की सीमाओं की तरफ विस्तार करता क्यों चला गया? वो नए लोकतांत्रिक देशों को सुरक्षा दे रहे थे। या फिर वे अपना भू राजनीतिक दायरा बढ़ा रहे थे? और आज हम दुनिया में जो देख रहे हैं, जहां बहुध्रुवीय व्यवस्था बन रही है, ब्रिक्स प्लस जैसे संगठन खड़े हो रहे हैं, वैश्विक व्यापार के रास्तों और तकनीक की सप्लाई चेन पर नियंत्रण की जो होड़ मची है, वो सब क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि राष्ट्र राज्यों के बीच सुरक्षा की भावना, उनके राष्ट्रीय हित और दुनिया पर दबदबे का जो पारंपरिक भू राजनीतिक टकराव है, वो कभी खत्म नहीं होता। 1991 में सिर्फ एक विचारधारा ने दम तोड़ा था, लेकिन भू राजनीति हमेशा जिंदा रही। महाशक्तियां हमेशा एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्रों को लेकर डरी रहेंगी, बस हर सदी में उस डर को सही ठहराने के लिए वे कोई नया वाद या विचारधारा ढूंढ लेती हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जहां मैं आपकी बात की गहराई का सम्मान करती हूं। हम इस पूरी घटना को सिर्फ काले और सफेद रंग में नहीं देख सकते। शायद इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यह है कि शीत युद्ध न तो विशुद्ध रूप से एक वैचारिक लड़ाई थी और न ही विशुद्ध रूप से भू राजनीतिक, बल्कि सच्चाई इन दोनों के बीच के एक बहुत ही खतरनाक तालमेल में थी। सही कहा। विचारधारा का उपयोग भू राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली और भावनात्मक हथियार के रूप में किया गया। बिल्कुल, नीतियां, गठबंधन, प्रॉक्सी युद्ध और हथियारों की रेस, ये सब भू राजनीतिक शक्ति की बिसात पर खेले गए थे। लेकिन ये भी सच है कि उस बिसात का डिजाइन, वो रंग और उसे खेलने का जो जुनून था, वो वैचारिक था। सोवियत संघ का बफर जोन बनाने का जमीनी डर और अमेरिका का कम्युनिज्म को रोकने का वैचारिक डर, जब ये दोनों आपस में टकराए तो उन्होंने 45 साल के उस खतरनाक दौर को जन्म दिया। तो हमारी आज की इस चर्चा से ये साफ है कि स्रोत सामग्री में छिपे ऐतिहासिक तथ्य हमें आज की दुनिया को समझने के लिए एक बहुत बड़ा लेंस देते हैं। आज जब हम दुनिया में उभरते हुए नए तनावों, नेटवर्क आधारित प्रतिस्पर्धाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक की लड़ाई को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। क्या हम फिर से किसी नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, बस इस बार मोहरों के नाम और विचारधाराओं के झंडे बदल गए हैं। बारूद का वो छोटा सा कमरा और वो जलती हुई माचिस शायद आज भी कहीं न कहीं हमारे आसपास ही मौजूद है। और इस स्रोत सामग्री में अभी और भी बहुत सी परतें हैं जिन्हें गहराई से खोला जा सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और हर बात के पीछे का क्यों और कैसे तलाशते रहिए।